हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है सिल्क रोड। और ये क्लास 11th की हॉर्नबिल में दिया गया है। जो हॉर्नबिल एक बुक है उसमें ये चैप्टर दिया गया है और इसके राइटर हैं निक मिडल्टन। दोस्तों, निक मिडल्टन एक ज्योग्राफर हैं। मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। इन्होंने नई नई जगहों पर जाकर नए नए रिसर्च किए हैं और नए नए प्लेसेस को इन्होंने खोजा है। ये एक ऐसे राइटर हुए हैं जो कभी एक जगह नहीं टिकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है निक मिडल्टन की, ये एक जर्नी है। ये पूरी जर्नी इन्होंने इसमें क्या देखा, इन्होंने क्या महसूस किया, इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ये उस बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इन्होंने अपनी इस सिल्क रोड वाली कहानी में बताया है नेचर को। नेचर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शंस दिया है। यहाँ पर इन्होंने बताए हैं पहाड़, बादल और जो जहाँ पर ये रुकते हैं, कैफ़े एट्सेट्रा। यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ों को देखा है, महसूस किया है और उन्हीं को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। दोस्तों, ये कहानी जो चलेगी ये एक प्लेन एरिया से चलती है और जाती है एक हिल स्टेशन तक। बहुत ऊंचाई तक ये कहानी जाती है। राइटर पूरी ऊंचाई तक जाता है और वहाँ पर जाते जाते जो जो एनवायरमेंटल जितने भी फैक्ट्स मिले सभी को राइटर ने इसमें बताया है। और ये कहानी शुरू होती है रावू नाम की एक जगह से और ये जर्नी होती है माउंट कैलाश तक। बट दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस कहानी में हम जानेंगे सिल्क रोड के बारे में। पूरी कहानी सिल्क रोड से होते हुए जाती है। यहाँ पर राइटर जाते हैं सिल्क रोड को कवर करते हुए और ये रास्ता जाता है माउंट कैलाश तक। तो दोस्तों, पहले जानेंगे हम सिल्क रोड के बारे में। वैसे तो सिल्क रोड आजकल इतना ट्रेंड में नहीं है, या हम इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं, या आज की जनरेशन नहीं जान पाती है, क्योंकि इसका कभी एक टाइम होता था जब ये बहुत फेमस था पूरी दुनिया में। सिल्क रोड हजारों साल तक यूज किया जाता था और इसी रास्ते से होते होते हमने देखा कितने ही देशों का कल्चर एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ, कितने ही आइडियाज एक दूसरे में ट्रांसफर हुए। और ये ऐसा माना जाता है सिल्क रोड की शुरुआत चाइना में हान डायनेस्टी जो थी उसने इसकी शुरुआत की थी। ये टाइम था 206 BC और इस 206 BC में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो रोड है सिल्क रोड, ये चाइना को अरबिया यूरोप से जोड़ता है और इसमें कई सारे ऐसे देश आते हैं जिनका जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी सिल्क रोड से सभी ने ट्रेड किया था। सिल्क रोड इसका नाम इसलिए भी पड़ा था क्योंकि इस रोड से जितने भी ट्रेड्स होते थे उन सभी में सिल्क का ट्रेड सबसे ज़्यादा होता था। और फिर इतने सारे ट्रेड्स हो रहे थे तो इसी के साथ लोगों का आना जाना था और इन लोगों के आने जाने के साथ में ये लोग लेकर आ रहे थे अपना कल्चर, अपने आइडियाज़, अपनी आइडियोलॉजी, अपना रीज़न। तो ये सभी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही थी सभी एक दूसरे देश में। तो ये तो नेचुरल था, सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे तो सारी चीज़ें ये ट्रांसफ़र हो रही थी। एग्जाम्पल के लिए बुद्धिज्म जो आया था वो वाया सिल्क रोड आया था चाइना में। वैसे तो बुद्धिज्म इंडिया में पनपा था, इंडिया में शुरुआत हुई थी, बट चाइना पहुंच गया इस सिल्क रोड के होते हुए। और इसी तरह इस्लाम भी मध्य एशिया या मिडिल एशिया में हम कहें, इंडिया और चाइना में फैला था। तो हमने दो एग्जाम्पल देखे, बुद्धिज्म और इस्लाम। तो ये दोनों ही धर्म दुनिया में अगर फैले हैं तो उसमें सिल्क रोड का बहुत अहम रोल है। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में भी सिल्क रोड ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि पेपर, मतलब कागज बनाने की जो टेक्निक थी वो चाइना से भारत में आई थी। तो दोस्तों, हमने देखा ये सिल्क रोड का कितना बड़ा रोल है इस दुनिया को एक करने में। धीरे धीरे सिल्क रोड 16th सेंचुरी तक आते आते अपनी पहचान खोने लगा था।
16वीं सेंचुरी से पहले पहले सिल्क रोड काफ़ी फेमस था, लेकिन यहाँ तक आते आते ये अपनी पहचान कहीं खो सा रहा था और इसकी जगह वाटरवेज ने ले ली थी, मतलब जल मार्गों ने इसकी जगह ले ली थी। इस सिल्क रोड से लोगों ने आना जाना कम कर दिया और उनको आसान लगने लगा। वाटरवेज जो कि जल मार्ग था वो आसान लगने लगा और लोगों ने उसको अपना लिया। तो दोस्तों ये थी बात सिल्क रोड की। और अगर हम बात करें सिल्क रोड का इस कहानी में क्या रोल है, यहां पर हम देखते हैं राइटर जो है हमारे वो माउंट कैलाश पर जाना चाहते हैं और राइटर है अकेले। अब हम अगर कहीं पर जर्नी करते हैं तो हम कभी कभी बोर हो जाते हैं, इसके लिए हमें किसी इंसान की ज़रूरत होती है, किसी कंपनी की ज़रूरत होती है और इसीलिए माउंट कैलाश पर जाना चाहते हैं राइटर और साथ में चाहते हैं कोई कंपनी। दोस्तों आखिर माउंट कैलाश पर क्यों जाना चाहते हैं? वो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक कोरा परफॉर्म करना है, मतलब माउंट कैलाश की परिक्रमा करनी है और इस परिक्रमा को करने के लिए कोई साथी मिल जाए तो क्या ही बात हो। सैटर्न सैटर्न एक ऐसा व्यक्ति है जो राइटर को कंपनी देगा और वो साथ में जाएगा। एक्चुअली वो एक टूरिस्ट गाइड है, वो एक ड्राइवर है और वो लोगों को लेकर आता है, जाता है और वहाँ की लोकेशन के बारे में समझाता है। तो सैटर्न वहाँ पर उसको मिल जाता है। दोस्तों एक शख्स और है हमारे राइटर के साथ में, डैनियल। ये तीन लोग इस यात्रा को साथ में शुरू करते हैं और धीरे धीरे कैसे इसमें निक मिडल्टन अकेले रह जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है रावू से। रावू नाम की एक जगह है और वहां पर एक लामो नाम से एक लेडी होती है और वो एक फेयरवेल के टाइम पर जब यहाँ पर राइटर रुकते हैं तो यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं तो लामो उन्हें एक शीप स्किन कोट देती है। शीप स्किन एक कोट होता है, लॉन्ग स्लीव्स होती हैं उसमें, और उसको वो गिफ्ट कर देती है और राइटर उसको ठंड से बचने के लिए साथ में लेकर चलते हैं, पहन लेते हैं। अब यहाँ पर जब आगे चलते हैं तो आगे जाकर रास्ते में सैटर्न से हमारे राइटर पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। तब सैटर्न कहते हैं तुम एक ड्रोग्बा जैसे लगते हो। मतलब ड्रोग्बा मतलब होता है एक नोमैडिक, जो वहाँ की एक ट्राइब्स होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। वहाँ के जो नोमैडिक पीपल होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उन्हें ड्रोग्बा कहते हैं। अब ये कार में होते हैं, ये कार में डैनियल होते हैं, राइटर होते हैं एंड सैटर्न होते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ रही होगी, आई होप। रोवू नाम की जो जगह है ये प्लेन एरिया है। यहाँ पर ग्रास है, एनिमल्स हैं, ये दिखाई देते हैं आपको। कुछ एनिमल्स वहाँ पर घास चर रहे हैं और ये इस पूरे नज़ारे को देखकर आगे बढ़ते हैं। और फिर जैसे जैसे आगे जाते रहते हैं, गाड़ी इनकी चल रही होती है तो आगे जाते हैं, आगे देखते हैं एक डस्टी एरिया शुरू हो जाता है और वहाँ देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे गधे उनको दिखाई देते हैं। वो सारे के सारे जंगली गधे हैं और वो सारे जंगली गधे ऐसा जैसे मान लो वो लड़ रहे हों, भाग रहे हों, दौड़ रहे हों, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। और वहाँ से जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आगे आगे हिल्स स्टार्ट हो जाती हैं, वहाँ से वाइल्ड लाइफ स्टार्ट हो जाती है, ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे दिखाई देने लग जाते हैं। ये हरियाली भरे पहाड़ होते हैं, यहाँ पर ये जंगली एरिया दिखाई देने लगता है और वहाँ पर कुछ नोमैड्स भी दिखाई देते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं वो दिखाई देते हैं, वहाँ की जो ट्राइब्स होती है वो दिखाई देती है और वो जो ट्राइब्स है, नोमैड्स जो होते हैं, वो उनको ग्रीट करते हैं। वहाँ पर राइटर देखते हैं कि वो जो नोमैड्स हैं उनके वहाँ पर कुछ शीप्स भी हैं और ये शीप्स जो है ना इनकी कार से डर जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली वे एक वैली में पहुँचते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर जो नदी है, इस वैली में एक नदी है, यहाँ पर जो नदी है वो बर्फ़ से रुकी हुई है और वैली में जैसे जैसे ये जाते रहते हैं तो हाइट पे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ते हैं वहाँ पर गहरी गहरी खाई इनको दिखाई देती हैं, काफ़ी डर लगता है, काफ़ी ऊंचाई पर ये पहुँच रहे होते हैं। वहाँ पर काफ़ी पत्थर भी दिखाई देते हैं, ये काफ़ी ठंडा इलाका होता है, बर्फ़ पड़ रही होती है यहाँ पर और वो देखते हैं कि वहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं उनके नीचे भी बर्फ़ जमी हुई है।
यहाँ पर निक मिडिल्टन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं और नाक और कान में प्रेशर फील करते हैं, उनको बहुत दिक्कत महसूस होती है। और जैसे जैसे इनकी गाड़ी चल रही होती है तो इनको खाई दिखाई देती है और ये कई बार डर से जाते हैं। और अचानक से सैटर्न अपनी कार रोकता है और यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ होती है। ये देखते हैं कि इनकी जो कार है वो स्लिप हो रही है और उसे बचने के लिए क्या करते हैं, सैटर्न कार से उतरते हैं और वहाँ से मिट्टी खोद कर उस मिट्टी को आगे डालते हैं जहाँ पर इन्हें अपनी कार आगे आगे चलानी है। क्योंकि दोस्तों जो बर्फ़ है वहाँ पर, जो स्नो है, वो बर्फ़ इतनी चिकनी है कि गाड़ी के टायर फिसलने लगते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर सैटर्न मिट्टी डालते हैं ताकि गाड़ी चलने में आसानी हो जाए। अब डैनियल, राइटर एंड सैटर्न जो कि इनका ड्राइवर है, ये सभी लोग पहुंच जाते हैं 5110 मीटर की ऊंचाई पर और फिर आगे आगे बढ़ते हैं। फिर ये पहुंच जाते हैं 5400 मीटर की ऊंचाई पर और यहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और ये बीच बीच में अपने आप को मेंटेन करने के लिए पानी पीते रहते हैं, बार बार पानी पीते हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते ये 5510 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं। और वहाँ जैसे जैसे इनकी गाड़ी चल रही होती है तो वहाँ पर इनकी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर का फ्यूल काफ़ी हिलने लगता है और वो इवेपोरेट होने लगता है। तो यहाँ पर आगे जाकर राइटर और निक मिडिल्टन ये तय करते हैं क्यों ना हमें इसका लिड खोल देना चाहिए और वो फ्यूल टैंक का लिड खोल देते हैं ताकि और आने वाली प्रॉब्लम से बच जाए। और इस तरह से ये 5515 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और आगे दोस्तों ये जब पहुंचते हैं तो ये ईस्ट वेस्ट हाईवे पर पहुंच जाते हैं जो कि रास्ता है ल्हासा से कश्मीर का। यहाँ से रास्ता इनको क्लियर दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर इतना चलने के बाद में जो इनका फ्रेंड होता है डैनियल, वो वहाँ से ल्हासा के लिए वापस चला जाता है। अब ये आगे जाना ठीक नहीं समझता है। आगे जैसे जैसे चलते जाते हैं तो यहाँ पर आते आते इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और यहाँ पर जो सैटर्न है वो गाड़ी का टायर चेंज करते हैं और गाड़ी को फिर से चलाना स्टार्ट करते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं और मानसरोवर झील को ये देखते हैं। यहाँ पर देखने लायक जो व्यूज़ होते हैं उसको देखकर ये बहुत खुश होते हैं। और वहाँ पर एक बहुत ओल्ड बिल्डिंग होती है, बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है, उसमें कैफ़े होता है और ये दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। ये जो लेक मानसरोवर है यहाँ का जो व्यू है इसका इन्हें व्यू इस कैफ़े से दिखाई देता है और ये यहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं। और इन सब के बाद में राइटर दार्जिलिंग पहुंचते हैं और ये टाइम होता है 10:30। यहाँ पर राइटर बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं और यहाँ पर इन्हें में राइटर कोल्ड हो जाता है। दार्जिलिंग पहुँच जाते हैं जहाँ पर जाकर उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है और ये तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनकी नाक बंद हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो उसके बाद में ये इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन ये वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर एक मेडिकल कॉलेज होता है। ये वहाँ पर जाते हैं और अपने चेकअप कराते हैं। डॉक्टर इनको बताते हैं कि तुम्हें जुकाम हो गया है, आपका एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो चुका है, यहाँ पर सर्दी है और यहाँ पर आपको काफ़ी एनवायरनमेंट के चेंजेस देखने को मिले हैं, तो इसलिए आपकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ पर डॉक्टर इनको कुछ टैबलेट्स देते हैं, ये उन्हें खाते हैं, थोड़ा आराम फील करते हैं, थोड़ा रेस्ट फील करते हैं और उसके बाद में ये फिर से चल देते हैं। अगली सुबह जब ये चलते हैं तो वहाँ से क्या होता है, उनके साथ में जो सैटर्न होते हैं ड्राइवर, वो वहाँ से वापस ल्हासा के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ दार्जिलिंग में ये क्या देखते हैं, दार्जिलिंग में देखते हैं यहाँ पर बहुत गंदगी है। यहाँ पर बहुत अलग अलग जगहों पर कूड़ा पड़ा हुआ है, बहुत सारे रैपर पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग यहाँ जब आते हैं और जाते हैं तो ये लोग यहाँ पर एनवायरनमेंट की चिंता किए बिना अपने सारे सामान को यूज़ करते हैं, गंदगी फैलाते हैं
तो इस चीज़ को देखकर राइटर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और राइटर सोचता है कि बताओ, लोग आज भी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई सेंस नहीं रखते हैं, जबकि इस गंदगी का मतलब सीधा हमसे ही है और इसका नुकसान हमें ही पहुंचना है। तो राइटर यहाँ पर अकेले रह जाते हैं, और जब राइटर अकेले रह जाते हैं तो वो सोचते हैं कि उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उनके साथ इस कोरा को पूरा करे। मतलब वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनके साथ एक कंपनी का काम करे। तो वो ऐसा इंसान ढूंढते हैं। तो फाइनली वो पहुंचते हैं एक कैफ़े में, और वहाँ उस कैफ़े में जाकर वो लोगों से बात करते हैं। तो वहीं एक टेबल पर बैठे हुए होते हैं, तो वहीं पर एक व्यक्ति उनको मिलते हैं जिसका नाम होता है नोरबू। नोरबू खुद एक रिसर्च के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वो किसी बीजिंग चाइना में वो एक रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर जानकारी कलेक्ट करनी है, और इसलिए वो खुद भी चाहते हैं कि उनके साथ कोई कंपनी दे। फाइनली दे डिसाइडेड टू डू कोरा टुगेदर, और दोनों ही लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें साथ में कोरा पूरा करना है। वो दोनों याक पर बैठते हैं और एक याक हायर करते हैं, और वहाँ से उस कोरा को वो पूरा करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे राइटर निक मिडल्टन की यात्रा पूरी होती है, पूरी जर्नी होती है, और उन्होंने पूरा शुरू से लेकर एंड तक सारा इस कहानी में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको दूंगा सारी सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स की हिंदी समरी, साथ ही साथ में आपका राइटिंग सेक्शन भी। सो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।